नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है उत्कृष्ट क्लासेस में। मेरा नाम है उत्तम कुमार और आज हम लोग देखेंगे एक महानायक की स्टोरी, जीवन गाथा के बारे में। एक हीरो जो 20वीं शताब्दी में आया और वो अकेला आदमी जो एक धोती और एक लाठी के सहारे पूरे देश में चला और सारे देश को जमा किया, सब में देश की एकता को जगाया। और उसके दो हथियार थे प्रमुख, सत्य और अहिंसा। इतना बैकग्राउंड से आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप लोगों का गैस सही है। हम लोग आज पढ़ेंगे मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी और राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कैसे मोहनदास को महात्मा की उपाधि मिली, यानी कि एक मोहनदास गांधी से महात्मा गांधी बनने तक की यात्रा, जन्म से लेकर शहादत की यात्रा। तो ये कहानी शुरुआत होता है 1857 के बाद, यानी कि लगभग 12 साल के बाद। 1869 ईस्वी में जन्म होता है, 2 अक्टूबर 1869। पोरबंदर नामक जगह है गुजरात में। वहाँ पर उनके पिता हैं करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम है पुतलीबाई। घर का माहौल थोड़ा धार्मिक है क्योंकि उनकी माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनके पिता हैं दीवान, जो लेखा जोखा रखते हैं ज़्यादातर सामान का। और उनकी शादी हो जाती है 1883 ईस्वी में। कम उम्र में विवाह हो जाता है। बीवी का नाम है कस्तूरबा गांधी। और शादी के बाद वो जाते हैं लंदन कानून की पढ़ाई करने के लिए। कानून की पढ़ाई करने के बाद वो आते हैं अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, जहाँ पे वो शुरुआत करते हैं अपने वकालत का। और वहाँ पे उन्हें बहुत सारा भेदभाव का सामना करना पड़ता है और यहीं से शुरुआत होती है उस हीरो की कहानी, जहाँ पे उसके अंदर जगता है कि मुझे भी लड़ाई करना चाहिए इसके जो अन्याय के खिलाफ, जो रंग का मतभेद हो रहा है, यानी काले गोरे का, और ये अहिंसात्मक जो प्रतिरोध का सहारा लेकर के अहिंसा और सत्य का। तो उनका जो प्रयोग स्थल होता है, अगर एग्जाम में सवाल ऐसे आता है कभी कभी कि महात्मा गांधी का प्रयोग स्थल या प्रयोगशाला कौन सा देश बना, तो उनका प्रयोगशाला देश बना था दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने शुरुआत किया सबसे पहले। वहाँ आंदोलन उनका फिनॉक्स फॉर्म आंदोलन उन्होंने वहाँ स्टार्ट किया। फिनॉक्स फॉर्म आंदोलन का शुरुआत करते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रंग भेद का सामना करना पड़ा उनको। जब वो ट्रेन से जा रहे थे, उनको ट्रेन से बाहर निकाल दिया क्योंकि वो सांवले थे, काले थे। और वहाँ वो जो बोगी था, एसी बोगी, वो केवल अंग्रेजों के लिए आरक्षित था और उसमें गांधी जी ने टिकट भी लिया। उसके बावजूद भी उनको वहाँ पर निकाल दिया गया। उनको इस अपमान का सामना करना पड़ा। रंग इसका सामना करने का, इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का जुनून सवार होता है और उसके सबसे पहला आंदोलन करते हैं फिनक्स फॉर्म। तो सबसे पहला आंदोलन उनके जीवन काल का है फिनक्स फॉर्म। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि गांधी जी के जीवन काल में सबसे पहला आंदोलन कौन सा हुआ, वो है फिनक्स फॉर्म। और कहाँ हुआ, तो वो है दक्षिण अफ्रीका। किस लिए हुआ था? क्योंकि उसको रंगभेद का सामना करना पड़ा था ट्रेन में। और वहाँ से वो स्टेबलाइज करते हैं नेटाल इंडियन कांग्रेस, जिससे हम लोग भारत में इंडियन कांग्रेस का स्थापना होता है। वहाँ ही वो भारतीय समुदाय के अधिकारों के लिए नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं 1894 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद वहाँ से उनका सत्याग्रह जन्म होता है और यहीं पर उनको मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु होते हैं। उन्होंने महात्मा गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले से ही सारी प्रेरणा ली राजनीति के मामले में, उनको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्होंने 2 किताब पढ़ने का सलाह दिया, एक था रस्किन और एक है टॉल्स्टॉय। रस्किन से उनको शिक्षा मिला भूख हड़ताल के बारे में और टॉल्स्टॉय से मिलता है आंदोलन करने के बारे में। तो ये दोनों नाम याद रखेंगे, एक है रस्किन, 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 और एक टॉल्स्टॉय, टॉल्स्टॉय। ठीक है, स्पेलिंग थोड़ा सा देख लेंगे। तो एक रस्किन और टॉल्स्टॉय। रस्किन से उनको मिलता है भूख हड़ताल के बारे में कि हम लोग भूख हड़ताल भी कर सकते हैं और सरकार के जो कार्य हैं, जो काम हो रहा है, उसमें हम लोग बाधा पहुंचा सकते हैं ताकि सरकार हमारा बात माने। और दूसरा उनको मिलता है आंदोलन करने का जानकारी टॉल्स्टॉय से कि हम लोग आंदोलन कर सकते हैं भीड़ के साथ में, और जो अपना जो शोषण हो रहा है, जो भी हम लोग को बात मनवाना है या जो भी हम लोग को परेशानी है, वो सरकार तक ही बात पहुंचा सकते हैं आंदोलन के जरिए और भूख हड़ताल के जरिए। उसके बाद भारतीय इतिहास में आगमन होता है महात्मा गांधी का भारत की जमीन पर। 1915 में भारत वापसी होता है और इसके बाद यहाँ से अहमदाबाद में वो स्थापना करते हैं साबरमती आश्रम का। और ये प्रेरणा उनको मिला था गोपाल कृष्ण गोखले से, जैसे हम लोगों ने पहले देखा कि गोपाल कृष्ण गोखले उनके राजनीतिक गुरु हैं। राजनीति में क्या क्या करना है, कैसे करना है, क्या चलना है, ये सब कुछ उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले से सीखा हुआ था। और उन्होंने बोला था जब भारत में आए, तो भारत में आने से उनको बताया गया था कि आपको 1 साल तक अपना मुंह को बंद रखना है और आंख और कान खुले रख करके आपको 1 साल तक विद्यार्थी की तरह जीवन जीना है। तो गांधी जी ने वैसा ही किया। पूरे 1 साल तक भारत को पूरा भ्रमण किया, देखा जाना कि यहाँ क्या समस्या है,
कैसे लोग हैं, कैसे रहते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, उनकी सारा जानकारी इकट्ठा किया और पूरा रणनीति के हिसाब से वो वहाँ से आए हुए थे, पूरा रणनीति बना करके कि हमें ऐसा ऐसा करना है। उसी क्रम में 1916 जब हम लोग कांग्रेस पढ़ेंगे, कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी उस समय शामिल होते हैं और वहीं पर उनको देखते हैं राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल, अब ये नाम याद रखना जरूरी क्यों है? क्योंकि राजकुमार शुक्ल ही वो आदमी हैं जो गांधी जी को बिहार आने का न्योता देते हैं चंपारण में। अब चंपारण में क्या हो रहा है? चंपारण में तिनकठिया सिस्टम लागू है। तिनकठिया सिस्टम होता है कि आपको अगर 20 कट्ठा जमीन है, उसमें आपको 3 कट्ठा जमीन पर नील का खेती करना होगा। नील का खेती करने में बुराई ये था कि नील का खेती अगर एक बार हो जाए तो कुछ समय तक, कुछ सालों के लिए वो जमीन बंजर हो जाता है, उस पर कोई फसल नहीं उपजा सकते। तो इस चीज़ से परेशान होकर के वहाँ के जो किसान थे बहुत ज़्यादा परेशान थे इस चीज़, इस व्यवस्था से। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन में देखते हैं, उनको न्योता देते हैं कि आप चंपारण आइए और यहाँ पे इस समस्या को सुलझाइए। गांधी जी उस समय 1 साल की यात्रा पे थे कि हम 1 साल के बाद ही आएंगे, तो 16 में वो नहीं आते हैं। आते कब? 17 में, 1917 में वो चंपारण पहुंचते हैं। और चंपारण में बिहार में जो नील खेती हो रहा था, जो किसानों का शोषण हो रहा था, तिनकठिया सिस्टम, उसका अंत करते हैं वहां पर अपना आंदोलन करके। तो ये उनका पहला सफल भारत में आंदोलन रहता है, चंपारण सत्याग्रह। अगर एग्जाम में सवाल आता है कि पहला भारतीय आंदोलन कौन सा है महात्मा गांधी जी का, तो वो है चंपारण सत्याग्रह, और जीवन काल का तो वो है फिनिक्स फार्म। ठीक है। इसके बाद 1918 में अगले वर्ष ही खेड़ा सत्याग्रह होता है। खेड़ा सत्याग्रह में गुजरात में अकाल पड़ा होता है, उसके बावजूद भी वहां पर ब्रिटिश लोग, उससे जमींदार लोग वहां पर उससे कर वसूल रहे थे, उससे टैक्स वसूल रहे थे। तो उनके खिलाफ भी गांधी जी और सरदार पटेल के नेतृत्व में आंदोलन हुआ और उसके परिणाम स्वरूप उनका मतलब निष्कर्ष क्या निकला कि उनका टैक्स को माफ किया गया। तो यहाँ भी उनको गांधी जी को सफलता मिलती है, चंपारण में सफलता मिला। इसी वर्ष 1918 में एक और आंदोलन होता है, वो है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, इसको लिखेंगे, नोट करेंगे कॉपी में कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक होता है मजदूरों को प्लेग बीमारी के बाद जो को काम किया गया उस समय पे उस कंपनी के ठेकेदारों ने उस पर प्रॉमिस किया हुआ था, वादा किया हुआ था कि आपको जो भी बोनस मिलेगा 20% बोनस वो लोग देने को तैयार थे। गांधी जी के हड़ताल करने के बाद, आंदोलन करने के बाद हर एक मजदूरों को कितना मिला? 35% बोनस मिला। तो गांधी जी को लगातार 2 साल में 3 सफलता मिला और यहाँ से गांधी जी की छवि जो एक सफल राजनीतिक के रूप में, सफल एक हीरो के रूप में तैयार हो जाता है। और इसके बाद 1919 आता है। 1919 में हम लोग जानते हैं क्या हुआ था, जलियांवाला बाग। और 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया हुआ था, जलियांवाला बाग, और साथ ही साथ क्या आया था? रॉलेट एक्ट ही आया था जिसकी वजह से जलियांवाला बाग हुआ। रॉलेट एक्ट को ही बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून कहा जाता है, क्योंकि इसमें इसको ये आतंकवाद को रोकने के लिए कानून लाया गया था। उग्रवादियों को, यानी कि जो हमारे गम दल के नेता थे, जो आक्रामक नेता थे, उनको रोकने के लिए अंग्रेजों द्वारा ये कानून लाया गया था कि किसी को भी बिना किसी सबूत के, बिना किसी बताए हुए कि हाँ ये साबित हो चुका है कि मर्डर किया, कुछ किया, किसी केस में शामिल है, अंग्रेज जिसे चाहे उसे पकड़ सकता है, उसको फांसी दे सकता है, कोई भी सजा सुना सकता है। ये था हमारा रॉलेट एक्ट। और ये जलियांवाला बाग, जो लोग बैसाखी पर्व के अवसर पर बाग, जलियांवाला बाग में जमा हुए थे और वहाँ पे जनरल डायर ने इसको गोली चलाने का आदेश दे दिया गया और वहाँ बहुत सारे लोग मारे गए। तो जलियांवाला बाग, और इसी के जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रेरित होकर के असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 में स्टार्ट कर दिया। असहयोग आंदोलन में क्या था कि उसमें जो भी सरकारी नौकरियां हैं, स्कूल में लोग हैं, अदालतों में जो काम कर रहे हैं, उनसे निवेदन किया गया कि वो लोग वहाँ बहिष्कार करें और सरकार का सहायता ना करें। वो था असहयोग आंदोलन। लेकिन इसी बीच में एक कांड हो जाता है, चौरी चौड़ा कांड, और वो है 1922 में हुआ था, जिसमें टोटल 22 पुलिस वालों को थाने में जला करके आम लोग थाने में आग लगा देते हैं और उसमें से क्या होते हैं, 22 पुलिस वाले जल के मर जाते हैं। ये जो चौरी चौरा कांड होता है, इससे आंदोलन को स्थगित करना पड़ जाता है, क्योंकि गांधी जी कभी भी हिंसा को सपोर्ट नहीं करते हैं और ये हिंसा, असहयोग आंदोलन, जो लोग भीड़ जमा हुए थे उसकी वजह से हो गया। तो गांधी जी को उस समय पे चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। बंद करने के पीछे वजह ये भी था कि असहयोग आंदोलन 2020 से स्टार्ट हो चुका था और गांधी जी ने इसी समय ऐलान कर दिया था कि 1 वर्ष में स्वराज, 1 वर्ष में क्या, स्वराज की घोषणा कर दी थी। और बहुत सारे लोग आ गए थे इस उम्मीद से कि 1 वर्ष में हम लोग आज़ाद हो जाएंगे और हम लोग को आज़ादी मिल जाएगा। लेकिन जब समय बहुत लंबा खींच गया तो लोगों का जो है उत्साह वो भी कम हो रहा था, क्योंकि ज़्यादातर भारतीय लोग किसान थे, मजदूर थे, तो इतना लंबा समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गांधी जी उस समय पे चौरी चौरा कांड हुआ और इसकी वजह से गांधी जी को एक मौका मिल गया कि इसको अभी स्थगित करने का, नहीं तो ये लोग अब इतना दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे आंदोलन में, तो इसको रोकना भी जरूरी था असहयोग आंदोलन को। तो इसकी वजह से क्या किया, असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया गया
और इसकी वजह से थोड़ा गांधी जी का छवि खड़ा हुआ, क्योंकि इतने सारे लोग समर्थन में आ गए थे असहयोग आंदोलन के। और गांधी जी अब जानते थे कि अब जो है सरकार सबको पीटने वाला है, सब मार खाने वाला है, क्योंकि ये चौरी चौरा कांड हो गया था और सरकार को एक अवसर मिल गया था, मौका मिल गया था कि सब पे लाठीचार्ज करने का या हथियार चलाने का, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये उग्र हो चुका था, हिंसा को पकड़ लिया था। तो इसलिए गांधी जी ने बचाव करते हुए इस आंदोलन को क्या कर दिया गया, स्थगित कर दिया गया। 1922 में असहयोग आंदोलन क्या हो गया, खत्म हो गया। कुछ समय के बाद, कुछ महीने बाद गांधी जी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया और गांधी जी वहाँ पर, उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब होने लगा जेल में। तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से, और गांधी जी कुछ समय तक खाना भी नहीं खाते थे, खाना छोड़ दिया था भूख हड़ताल की वजह से, उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा था। और साथ ही साथ गांधी जी उस समय पर, गांधी जी थोड़ा समर्थन करने लगे थे अंग्रेजों का, कि हाँ वो अंदर से ही अपना जो है पत्रिका लिखते थे कि जो भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलेगा समझ लो कि वो मेरे खिलाफ बोल रहा है, इस तरह की बातें। और इस तरह की बातें जब अंग्रेजों को पता चलता है तो गांधी जी को 1924 में क्या करते हैं, रिहा कर देते हैं। 1922 में पकड़ाया गया था, 2 साल के बाद इनको 6 साल का सजा सुनाया जाता है, लेकिन 2 साल में इनको रिहा कर दिया जाता है 1924 में। 1924 में आने के बाद ये अधिवेशन करते हैं बेलग्राम में। बेलग्राम का अधिवेशन, कांग्रेस का अधिवेशन करते हैं, बेलग्राम का अध्यक्षता। और इसके बाद 1924 से 30 तक ये केवल समाज सेवा करते हैं। 1924 से 1930 तक, 1930 उस समय तक प्लेग बीमारी पूरे भारत में फैल गया था। उस बीमारी को लोगों का मदद करने के लिए गांधी जी सबका हेल्प करते थे, जो भी घाव साफ करना, सेवा करना, खाना जो भी है वो सब। 6 साल तक लगातार गांधी जी सेवा की 1930 तक। 1930 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने साबरमती आश्रम से दांडी के लिए निकलते हैं। नमक कर को, यानी नमक में जो टैक्स लग रहा था उसका विरोध करने के लिए, कि जो नमक पे इतना ज़्यादा टैक्स लग रहा है, वो लोग टैक्स नहीं देंगे, हम लोग खुद से नमक बनाएंगे और खुद से यूज करेंगे, अंग्रेजों को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। गांधी जी स्टार्ट करते हैं 78, कहीं 79 लिखा रहता है, तो 78 लोगों से स्टार्ट किया था, 78 लोगों से ये दांडी मार्च शुरू हुआ। और जब तक दांडी पहुंचे तब तक वहाँ पे हजारों के लोग वहाँ पे जमा हो चुका था इस दांडी मार्च यात्रा में। और जब गांधी जी ने देखा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे जमा हो गए हैं उन दांडी मार्च में, तो उसमें क्या होता है, वहां पर से ही स्टार्ट हो जाता है एक आंदोलन, और सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आंदोलन था कि अगर मान लो अंग्रेज कोई भी काम करने को कहते हैं, कुछ ईटा से कहते हैं, हम लोग क्या करेंगे, प्रेम पूर्वक उसको मना कर देंगे, हाथ जोड़ करके कि ये हमसे नहीं होगा। ये था सविनय अवज्ञा की आज्ञा का अवहेलना करना। और इसी बीच में गांधी इरविन का समझौता का था। 1930 में ही स्टार्ट हो जाता है गोलमेज सम्मेलन। पहला गोलमेज सम्मेलन होता है 1930 में, जो गांधी जी जाने से मना कर देते हैं। तो गांधी जी ने 12 सूत्री समझौता दिया हुआ था इरविन को, कि ये हमें बात मानना है कि जो जितने भी राजनेता है उसको छोड़ना है, नमक पे टैक्स नहीं लगाना है, ये सब बातों को कुछ 12 पॉइंट्स थे। तो उस समय का जो गवर्नर था, वायसराय, उस समय का जो वायसराय था इरविन, उन्होंने इस बात को मानने से मना कर दिया। तो गांधी जी क्या किए, गोलमेज सम्मेलन में नहीं गए। 1930, 1931 और 1932 3 गोल में सम्मेलन हुआ। 1930 में नहीं गए गांधी जी, और उसके बाद जैसे ही वहाँ के पीएम का ऑर्डर आता है इरविन को कि ये गांधी जी क्यों नहीं आए, क्या तुम वहाँ पे, तुमसे ये काम संभल नहीं रहा है, तो उसके दबाव में आकर के गांधी इरविन समझौता होता है, जिसमें नमक सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप जो नमक में टैक्स था उसको छोड़ा गया, जो राजनीतिक नेताएं थे उनको छोड़ा गया, जेल से रिहा किया गया। और इसी बीच में 1931 में ही क्या हो जाता है, भगत सिंह को फांसी दिया जाता है, और गांधी जी 1931 में गोलमेज सम्मेलन में जाते हैं। तो इसी बात को लेकर के जो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि गांधी जी अगर चाहते तो भगत सिंह को क्या फांसी से रोक सकते थे। गांधी जी ने पूरा कोशिश किया था कि जितने भी लोग हैं सबको रिहा किया जाए, लेकिन क्योंकि भगत सिंह ने बम फेंका हुआ था उसको, इसलिए उसको राजनीतिक कैदी नहीं कहा गया, उनको आतंकवादी के कैटेगरी में रखा गया था अंग्रेजों के द्वारा, इसलिए उनको नहीं छोड़ा गया। बाकी ज्यादातर जितने राजनीतिक कैदी थे सबको रिहा कर दिया गया था गांधी इरविन समझौता के तहत। 1931 के सम्मेलन में गांधी जी जाते हैं लंदन, लेकिन वहां से कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता है। गांधी जी निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। 1932 में फिर से गोलमेज सम्मेलन होता है, लेकिन फिर से गांधी जी क्या करते हैं, मना कर देते हैं। तो इसमें एक सवाल बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन ऐसा व्यक्ति है जो शामिल हुआ। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। इसके बाद आता है 1942, और उससे पहले भी गांधी जी हरिजन आंदोलन स्टार्ट करते हैं और एक हरिजन नाम की पत्रिका भी स्टार्ट करते हैं। और हरिजन गांधी जी अछूतों को कहते थे, क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि ये हरि के जन है, क्योंकि लोगों का इतना छवि खराब हो गया था अछूतों के लेकर के कि वो लोग अछूतों को छूते नहीं थे, उनका पानी, उनका रास्ता, ये सब इस तरीके से। तो गांधी जी ने उन्हें क्या नाम दिया गया, हरिजन नाम दिया गया, और साथ ही साथ हरिजन नाम की पत्रिका भी स्टार्ट किया।
उसके बाद स्टार्ट होता है भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें गांधी जी और कांग्रेस के नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और ये गांधी जी के समय का आखिरी आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद 1947 आता है, जिसमें भारत और पाकिस्तान का विभाजन तय हो चुका था। बहुत सारा किया गया, गांधी जी कभी भी इसके पक्ष में नहीं थे कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो, लेकिन जिन्ना इस बात पर अड़ा हुआ था कि मुझे पाकिस्तान अलग ही चाहिए, अकेला चाहिए। बहुत सारा कोशिश किया गया, लेकिन ये रुका नहीं, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे हम लोग देखते हैं, उसमें बहुत सारा हिंसा हुआ, तो गांधी जी इसको रोकने में असफल हुए, भारत और पाकिस्तान के विभाजन को, और आखिरकार भारत पाकिस्तान अलग हो गया और वो दो देश का निर्माण हो गया। गांधी जी बहुत सारे समाचार पत्रिकाएं भी स्टार्ट किए, जैसे इंडियन ओपिनियन, ग्रीन पैम्पलेट, नवजीवन, यंग इंडिया और हरिजन, जिसमें जो फेमस है यंग इंडिया और हरिजन फेमस है। इसके बाद गांधी जी ने बहुत सारे आश्रम का भी निर्माण किया था, जिसमें लोग पढ़े थे, साबरमती आश्रम, सेवाग्राम आश्रम, टॉलस्टॉय फार्म और फिनिक्स फार्म। गांधी जी की मृत्यु हो जाती है 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा। और हम अपने भारत के राष्ट्रपिता को 1948 30 जनवरी को खो देते हैं। उनकी अंतिम यात्रा में बहुत सारे लोग आते हैं। इनका जन्म मृत्यु स्थल जो है वो दिल्ली में है, राजघाट। ठीक है, इस बात को भी, तथ्य को ध्यान में रखेंगे। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि किस किस डेट में क्या क्या पढ़े थे। 1869 में हम लोगों ने देखा था जन्म, 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में। 1883 में इनका शादी हो जाता है कस्तूरबा गांधी, इनकी पत्नी का नाम। 1915 में भारत वापस आते हैं। 1916 में लखनऊ अधिवेशन में शामिल होते हैं। 1917 में चंपारण का सत्याग्रह, जो इनके भारत का पहला आंदोलन था। 1918 में 2 होता है, एक खेड़ा सत्याग्रह, एक अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। 1919 में जलियांवाला बाग होता है, जिसके परिणाम स्वरूप गांधी जी असहयोग आंदोलन स्टार्ट करते हैं 1920 में। और उसके बाद आता है 1922 में चौरी चौरा कांड हो जाता है, जिसके तहत असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ता है। 1924 में गांधी जी जेल से रिहा होते हैं और बेलग्राम की अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस अधिवेशन का। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है, दांडी मार्च स्टार्ट होता है, और इसी बीच 1931 में गांधी इरविन समझौता होता है। सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी पहुंचते हैं लंदन। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, और 1948 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा महात्मा गांधी की हत्या कर दी जाती है। महात्मा गांधी को बहुत सारी उपाधियां भी दी गई थी, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता की उपाधि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया। महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर। और केसरी हिंद की उपाधि अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था, जब प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि सहायक सेना को, कि हम लोगों को अंग्रेजों का मदद करना चाहिए, ताकि अंग्रेज हम लोग बाद में हेल्प करे सही शासन लाने में। गांधी जी के जीवन से हम लोग को बहुत सारे सीख मिलते हैं, जैसे कि सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना, आत्मनिर्भरता की, स्वदेशी और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, और ग्राम लेवल पे शासन हो, और समाज में समानता लाना, दलित और वंचितों को अधिकार के लिए संघर्ष करना, और सामाजिक सुधारों का नींव रखना, जैसे कि पंचायत व्यवस्था हम लोग देखते हैं, नगर व्यवस्था देखते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं गांधी जी के जीवन से। तो ये था गांधी जी के बारे में कुछ बातें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।